हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रल का मैंने आपको दिया था होमवर्क। आई डोंट नो आपने ट्राई किया या नहीं, बट ठीक है, कोई इशू नहीं। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और देखिए इसमें पार्शियल फ्रैक्शन साफ साफ दिख रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, तो ये होने से रहा। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन। तो सीधी सी बात है, अब मैं क्या करूंगा, वी हैव। सबसे पहली चीज कि जो ये दिया है फ्रैक्शन, ये देखिए पहले प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहली चीज तो ये आप चेक करेंगे। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका डिग्री 1 है और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसकी डिग्री क्या है, 3 है। ठीक है, तो न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन डिनोमिनेटर, दैट मींस दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। सो वी कैन प्रोसीड फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन में जो रूल था, यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो फैक्टर है ना, रिपीटेड फैक्टर है, मतलब x प्लस 1, ये नीचे स्प्लिट नहीं होगा लीनियर फैक्टर्स में, क्योंकि यहां पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये x माइनस 1 है। तो ऐसे रूल में इसकी अगर बात बोलूं, पहली चीज x माइनस 1 जो है ना वो तो लीनियर है, तो इसको आप अलग से पहले ही लिख लीजिए x माइनस 1। ठीक है ना। अब मैं आता हूं यहां पे, इसके करेस्पॉन्डिंग जो फैक्टर लिखते थे, याद करिए कैसे लिखते थे, मतलब ये 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके करेस्पॉन्डिंग कैसा लिखते थे, याद करिए, जब ये लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक ना हो और इस टाइप का ना हो, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का भी नहीं है ये। ठीक है ना, नहीं, मतलब मेरे कहने का क्या है कि इसको अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना बने, जबकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो इसको कैसे लिखते थे, याद करिए। अब a एक कोफिशिएंट तो लिख दिया है, तो इसको लिखते थे b बाई एक्स प्लस 1 प्लस c बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये रूल था। तो बस फटाफट अब इसको, इसके करेस्पॉन्डिंग जो फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे वो होगा b अपॉन एक्स प्लस 1 और यहाँ पे प्लस c अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा सा स्पेस लेके हम करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, एलसीएम लेंगे आप यहाँ पे, तो एलसीएम मेरा जो आएगा x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सीधी सी बात है, जैसे हम लोग करते थे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, मतलब a यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b के लिए ध्यान दीजिए, जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 1 आएगा। समझ में आ गया। प्लस c के लिए करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही फैक्टर आ रहा है x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, तो यहाँ से एक चीज तो आपका आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस 1 और इधर a ब्रैकेट में x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस c ब्रैकेट में x माइनस 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब आप याद करिए, इसको आप मेन लिख लीजिए इक्वेशन 1 ना, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। तो अब क्या करेंगे, हमें a b c की वैल्यूज निकाल लेनी है और उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो एक्चुअल जो मेरा इंटीग्रेशन है अलग अलग पार्ट्स के इंटीग्रेशन के इक्वल होता है, यही तो पार्शियल फ्रैक्शन था इंडेफिनिट इंटीग्रल से। अब सीधी सी बात है, अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो यहीं पे अगर x इक्वल टू 1 अगर आप पुट करेंगे तो ये फैक्टर देखिए, मैं इसकी बात बोल रहा हूं, इसकी वजह से जैसे ही x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 और ये भी 0। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पुट करेंगे x इक्वल टू 1 इन बोथ साइड्स ना, दोनों साइड्स में आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जैसे पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा 3, देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो इधर 3 आ गया, डायरेक्ट मैंने कर दिया। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4a, और बाकी ये सारे टर्म्स 0 हो जाते हैं, b इंटू 0 हो जाएगा, c इंटू 0, मतलब ये गायब हो गए। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 3/4। तो चलिए एक जो कांस्टेंट है पार्शियल फ्रैक्शन में, a की वैल्यू तो मेरी आ गई 3/4। अब अगर b को निकालना है तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस है, b को मैं कुछ भी पुट करके ना x की वैल्यूज वो नहीं कर सकता। हाँ, c निकालना है तो अगर x की जगह -1 पुट करेंगे, तो जैसे ही -1 पुट करेंगे x की प्लेस पे, तो ये फैक्टर 0
और यहाँ से ये 0, मतलब a और b दोनों 0 हो जाएंगे। तो मैं c की वैल्यू यहाँ निकाल सकता हूँ। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -1 इन 2, ठीक है ना, बोथ साइड्स वी गेट, क्या हो जाएगा, रखेंगे -1, यहां जैसे ही -1 रखेंगे तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2 + 1, तो अल्टीमेट इधर मेरा -1 आएगा। प्लीज चेक करिएगा। अब इधर आते हैं, -1 रखेंगे ये फैक्टर गायब, -1 रखेंगे ये फैक्टर गायब, c वाला बचेगा। c की जगह जैसे ही -1 रखेंगे यहाँ पे x की प्लेस पे, तो ये -1 कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ से c की वैल्यू तो मेरी आ गई 1/2। क्लियर है, -1/-2 मतलब 1/2। सी की वैल्यू मैंने निकाल लिया। रह गई बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू अब इस तरह के जुगाड़ से नहीं निकाल सकते, तो करेंगे क्या, अब एक ही चारा बचता है। प्रैक्टिस किया था हमने डिटेल में, दोनों साइड कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। हमें बी चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स। अब दोनों साइड से आप कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, अब आप बोलेंगे सर आप कांस्टेंट टर्म भी कंपेयर कर सकते थे, एक्स भी कर सकते थे। जब करेंगे फ्रेंड्स ना कैलकुलेशन बढ़ता है, क्योंकि इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी एक एक्सप्रेशन है एक्स में, ऐसे मैं बोलूं पॉलिनोमियल है, इधर भी पॉलिनोमियल है, तो फिर हम आसान जो मेथड होगा वो करेंगे ना। हम क्यों जाएं एक्स को कंपेयर करके अननेसेसरली बहुत सारा कैलकुलेशन बढ़ाने। एक्स स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, एक्स स्क्वायर गायब है मतलब उसका कोफिशिएंट 0। यहां से सी में भी कोई कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का नहीं है, ये भी गायब, बस इन दोनों से आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर एक्स स्क्वायर गायब है तो लेफ्ट हैंड साइड में 0, यहां से बिल्कुल आएगा जब इसको एक्सपेंड करेंगे a + b के होल स्क्वायर फार्मूला से, तो एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जब जाएंगे तो इस x और x का मल्टीप्लीकेशन ही एक्स स्क्वायर देगा और उसका कोफिशिएंट मेरा b हो जाएगा। तो डायरेक्टली बस देखिए कितना स्मार्टली आपने निकाला। तो यहाँ से मेरा b की वैल्यू क्या आएगी, -a, और a मेरा क्या आया है, देखिए कहीं निकाला था आपने 3/4 रखेंगे तो -3/4 b की वैल्यू आ गई। तो देखिए स्मार्टली आपने किया। तो मैंने क्या किया, a b c तीनों की वैल्यूज निकाल लिया। a मेरा ये है, c b ये है, c ये है। अब क्या करेंगे आप, अब चलते हैं इक्वेशन 1 में। सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है अलग अलग पार्ट्स के इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ पे फाइनली लिख दूं, सो 2x + 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे x - 1 दिस इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे देखिए a अपॉन x - 1, a की वैल्यू कितनी आई है 3/4, तो आप लिख दीजिए 3/4 x - 1, ठीक है। अब आते हैं b की वैल्यू मेरी कितनी आई है -3/4 और यहाँ पे क्या है b अपॉन x + 1, तो -3/4 और यहाँ पे 1 अपॉन x + 1, प्लीज चेक करिएगा ये है। और c की वैल्यू देखिए निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू हाफ है, देखिए यहाँ से हाफ है, तो 1/2 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा प्रॉपर हो गया। चलिए अब यहां से एक्चुअल जो मेरा इंटीग्रेशन है ये है, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है x - 1 dx, ये किसके इक्वल होगा, तो अब ये सी बात है 3/4 बाहर रखिए, 1 अपॉन x - 1 dx, फिर -3/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 1 dx, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर dx। ठीक, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में मैंने बोला था ना, जब इस तरह की चीजें आए ना, इसको डायरेक्ट x की तरह एज्यूम करिए और मतलब इंटीग्रेट कर दीजिए और x का जो कोफिशिएंट है ना उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो सब्स्टिट्यूशन से बच जाएंगे। डायरेक्ट आप कर सकते हैं और अलाउड है सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट। तो इसका कर, अगर ये x होता तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो लिख दीजिए log x - 1। यहाँ x कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड करेंगे वही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 होता तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते। समझ में आ गया कि नहीं, तो चलिए वो तो है नहीं तो मेरा आसान हो गया। एनीवेज -3/4 सेम उसी तरीके से ये हो जाएगा
log x प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे आते हैं। ये देखिए, अगर ये x होता तो 1/x², इसको लिख सकते थे x के पावर -2। इसको जब इंटीग्रेट करते तो क्या आता, x के पावर n+1 मतलब x के पावर -1 अपॉन -1 मतलब -1/x आता। ये इसका इंटीग्रेशन -1/x आता अगर ये x होता। ठीक है, x की जगह x प्लस 1 है, -1/x तो माइनस साइन लगा दिया यहां से, 1/2 पहले से था, 1/x मतलब ये x का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज डिवाइड कर देते और यहाँ पे लिख दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मैं यहाँ तक समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? मेरा मोटिव भी यही है कि जो समय है और जो सीबीएसई का जो रूल है कि आप बहुत डिटेल सोल्यूशन ना दे, स्टेप बाय स्टेप आपकी मार्किंग होती है, तो इतना प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे चाहते आप यहाँ पे सोल्यूशन छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे। 3/4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा log x -1, ठीक है ना, माइनस log x प्लस 1। और यहां से तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपली आप इसको ऐसे ही रख दीजिए प्लस c। अब log की एक प्रॉपर्टी थी, आपको पता है, log a/b। ऑब्वियस ही बात है, मैं बेस e ही लेके चल रहा हूं, कोई भी बेस होता तब भी यही रूल होता है, log a माइनस log b। तो log a माइनस log b है तो क्या हो जाएगा, log a/b, तो 3/4 log x -1 अपॉन x प्लस 1। प्लीज चेक करिएगा दिस, -1/2 और से x प्लस 1 प्लस c। ये आपका आंसर हुआ, प्लीज चेक करिएगा। तो मेरी तरफ से ये आपका आंसर है। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन आपने किया। अब इन दोनों क्वेश्चंस में जो था, मैंने आपको जो पहले ही बोला था कि एक ही पार्ट में था, मतलब 3 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन नंबर रहा हो, या तो ए पार्ट करना था या फिर और बी पार्ट ना। और में था ये क्वेश्चन, कहाँ गया, अच्छा मैंने यहाँ पे किया, और ये बी पार्ट था। अब आप दोनों का देख लीजिए सोल्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन जाएंगे, इतना कैलकुलेशन देने आंसर। और इस क्वेश्चन में देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में हार्डली 6 to 7 स्टेप्स में आपके आंसर आ जा रहा है। कौन बेटर है, डेफिनेट। तो यहां से सीखिए, मैं ये बार बार आपको पॉइंट भी करते चल रहा हूं कि इफेक्टिवली आप क्वेश्चंस को 3 आवर्स में प्रॉपर तरीके से कर सके, ताकि जो हमारा टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 आपका, वो फुलफिल हो सके। तो यहां पे कैसे करेंगे, जब भी इस चीज से समझ में आ रहा है कि ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में जहां पे एक डेफिनिट है और दूसरा इनडेफिनिट है, मैं पूरी कोशिश करूंगा डेफिनिट को करने का, क्योंकि यहां पे ऑब्वियस ही बात है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर्टीज यूज करना होता है। अगर प्रॉपर्टी पकड़ लिए, आंसर देखिए थोड़ा आसानी से निकल जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन था डेफिनिट वाला, और इनडेफिनिट भी ठीक ठाक था। पार्शियल फ्रैक्शन का प्रैक्टिस हो गया, और पार्शियल फ्रैक्शन पे भर भर के क्वेश्चन हमने किया है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में, वहां से जाके देख सकते हैं। तो एक एक स्टेप्स को मैंने एक्सप्लेन किया। इंटीग्रेशन में मैं देख रहा था इतने ही क्वेश्चंस आए थे, मैं केवल इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, डायरेक्ट डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल। बट इंटीग्रेशन अगर मैं बोलूँ तो वो इसका एप्लीकेशन है एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, तो वो भी पीछा नहीं छोड़ेगा। उसमें से भी मेरे ख्याल से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, एक एमसीक्यू एक साथ था और एक वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर था। तो अब नेक्स्ट एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले जो बेसिक्स ग्राफ्स वगैरह हमने सीखे हैं 11th में फंक्शंस में, या थोड़ा बहुत जो आप सीखे हैं, पैराबोला, इलिप्स हुआ, फिर आपका हाइपरबोला, मॉडुलस फंक्शन, इन सब फंक्शंस का ग्राफ साइन एक्स, कॉस एक्स, इस तरह का करके आइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इंटीग्रेशन मेरी तरफ से खत्म हुआ। कमेंट सेक्शन में मैं जरूर सुनना चाहूँगा कि मेरे एफर्ट से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारा जो अप्रोच है 80 आउट ऑफ 80 उसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं। बहुत समय है, समय कम भी है, उसके लिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा आपने, आप बिल्कुल मतलब जस्ट क्लास जाते थे, स्कूल जाते हैं, आप आते हैं, उसके लिए बहुत कम समय है। बट अगर आप रेगुलर आए हैं, पर्याप्त समय, रेगुलर क्लासेस जो भी टॉपिक्स खत्म हो रही है डेप्थ में आप करते आ रहे हैं, मेरे चैनल्स को विजिट करते आ रहे हैं, चैनल को जो भी है टॉपिक्स, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये समय कम है, आपके लिए समय पर्याप्त है। अभी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, मे बी सितंबर या अक्टूबर में फर्स्ट वीक में ये वीडियो जाएगी, तो पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 मंथ्स लग जाना है। 80 आउट ऑफ 80 जरूर हो पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक